सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद एवरीवन। माय नेम इज़ चेतन शर्मा एंड वी आर कवरिंग पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल फॉर यूपीएससी। इस कोर्स को आप पूरा कीजिए। जो मैं आपको लेक्चर्स करवाऊंगा एक साल में, एक साल का मतलब ये नहीं है कि कल आपका पेपर है और एक दिन पहले लेक्चर आ रहा है। मैंने आपसे एक साल की कमिटमेंट ये की है कि मैं आपको लेक्चर्स दूंगा, उसके बाद में हम टॉपिक्स पे डिस्कशंस किया करेंगे, पास्ट ईयर पेपर्स डिस्कस करेंगे, बेस्ट आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन हम कैसा लिख सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स to the best of my understanding should be acceptable and what kind of language is acceptable as far as the UPSC standard are concerned। तो इस तरह की चीज़ों पे हम काम करेंगे धीरे धीरे धीरे। मैंने सिर्फ आपको ये बोला है कि जो 2023 में या 2022 में मतलब अगले साल प्रीलिम्स देंगे या उसके बाद देंगे या उसके बाद देंगे, कभी भी देंगे, उनको धीरे 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 की पेस पे अपना ऑप्शनल करते रहना है। मुझे पर्सनली ये नहीं लगता कि आप 2 महीने में अपना सारा ऑप्शनल थोड़ा बहुत करके साइड कर दो, उसके बाद में आपने उसको दोबारा कभी आंख भी नहीं उठा के देखी, फिर उसके बाद आपका प्रीलिम्स हो गया, उसके बाद में आप लगे हुए रिवाइज करने में, आपको कुछ पूछ रहे हैं वो याद नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा सुना सब कुछ है, याद कुछ नहीं रहता। ऐसा नहीं होता। योर ऑप्शनल, योर रिलेशनशिप विद योर ऑप्शनल कैन नॉट बी दिस लवलेस अरेंज मैरिज। ऐसा होना चाहिए कि आप रोज़ ऑप्शनल के साथ कुछ ना कुछ थोड़ा पढ़ाई करते हैं, थोड़ा रिवाइज करते हैं, आपका इंटरेस्ट होता है उसमें, आपको अच्छा लगता है उसको पढ़ना। और जब एक साल की आपकी ऑप्शनल के साथ में एसोसिएशन होती है, उस दिन आपकी सबकॉन्शियस माइंड जो है, अगर वो आंसर्स लिखेगा आज से ऑलमोस्ट साल बाद जब आप मेंस लिखेंगे, और अगर आपकी सबकॉन्शियस माइंड आंसर्स लिखेगी तो बेटर आंसर निकल के आएंगे। जो आपने बस पढ़ा होता है और वो आप लिख रहे होते हो, इतना अच्छा नहीं आता है। दूसरी चीज़, जब आपकी बोन मेमोरी में चीज़ें होंगी, 1 साल हो गया आपको पढ़ते हुए, चीज़ों को समझते हुए, तो क्या होता है कि एग्ज़ाम में आपकी स्पीड भी अच्छी बनती है। एग्ज़ाम में योर ससेप्टेबिलिटी टू मिस आउट ऑन फ्यू क्वेश्चंस की पेपर मेरा रह गया, 60 नंबर का छूट गया, 70 नंबर का रह गया, ये सब नहीं होता। बिकॉज आपको बस द आंसर जस्ट कम्स टू नेचुरली एंड यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग, दैट राइटर्स ब्लॉक इज़ नॉट देयर। तो ये कोर्स मेरे साथ में वही करें जिनमें पेशेंस है। ठीक, मैं अपनी स्पीड से, अपनी पेस पे, अपनी स्पीड पे, अपने जो मेरे को लगता है लेजिस्लेटिव लेवल पे जो मैंने सोचा कि यार इस तरह से बच्चों को ऑप्शनल करवाया जाना चाहिए, वो उस हिसाब से ही करवा रहा हूँ, उस हिसाब से ही करवाऊँगा। अदरवाइज़ दिल्ली में यहाँ वहाँ पे बहुत लोग हैं जो आपसे 50-60 हज़ार रुपये लेके अच्छे से आपको करवाएंगे, बहुत अच्छा करवाते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। ऐसा ये नहीं है कि किसी का भी कि इस कोर्स का कोई पेटेंट है कि इसको पढ़ के ही आपके 300+ मार्क्स आएंगे। बट I have decided to give my best so that anybody who is following this course religiously should see the difference कि हाँ यार ये मेरा बहुत अच्छा कोर्स जा रहा है। बहुत सारे बच्चे जो इस कोर्स में या मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं आर द वंस हु हैव ऑलरेडी टेकन कोचिंग फॉर पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम समवेयर। सो एनीवेज, कमिंग बैक टू टुडेज टॉपिक, अगर आपने, और एक और चीज़ मैं आप बोलना चाहता हूँ, अब हम चलो फालतू का ज्ञान खत्म हो गया, वापस आते हैं। जब आप अपना जीएस भी आप पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू कि आप उसको थोड़ा पॉल साइंस से जोड़ के पढ़ना शुरू करें। उसका रीज़न क्या है कि जब आप पॉलिटिकल साइंस का मेंस का आंसर्स लिखेंगे, तो अगर आप प्रेजेंट से कुछ कोट करेंगे, प्रेजेंट से कुछ उसको रिलेट करेंगे, करंट से, वैलिड न्यूज़, फैक्चुअल डेटा से रिलेट करेंगे, तो आपका आंसर में एक ऑर्गेनिक ओरिजिनलिटी आती है, बहुत अच्छा लगता है। मेरा मतलब ये, जैसे अभी आपने पढ़ा होगा, कल परसों द हिंदू में आर्टिकल था, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल था रिगार्डिंग वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। तो उसमें किस तरह से दिखाया जा रहा है कि इंडिया में वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज आउट देयर विद इनइक्वालिटी। हमारी कंट्री में क्या होता है कि अंबानी या अदानी या कोई भी ABCD पर्सन, जब वो वर्ल्ड टॉप 10 रिचेस्ट में आ जाते हैं, टाइम्स मैगजीन एंड फोर्ब्स मैगजीन एंड दिस एंड दैट, व्हेन दे स्टार्ट प्रिंटिंग देयर नेम्स, तो हम बहुत खुश होते हैं। खुश होने वाली बात भी है, हमारी कंट्री का नाम ऊंचा हो रहा है। बट वी नीड टू रियलाइज कि ये वो कंट्री है जहां पर लाखों लोग इसलिए मर जाते हैं क्योंकि ना उनके पास छत है रहने के लिए, ना खाना है, ना बेसिक, बिल्कुल बेसिक नेसेसिटीज। इनफैक्ट एक अपर मिडिल क्लास के और उनके ऊपर के जो पेट्स हैं, जो घरों में जानवर रखे होते हैं, उनका लाइफस्टाइल बेटर है कंपेयर टू दोज जो बिल्कुल हाशिए पे, बिल्कुल मार्जिनलाइज कम्युनिटी है। हमारी वो कंट्री है जहाँ पर जब मॉनसून आता है तो कितनी सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर
जब मॉनसून वगैरह आता है तो लोग कुछ पेटी क्राइम्स कर देते हैं कि पुलिस वाला पकड़ के मुझे अंदर डाल देगा, कम से कम छत तो मिलेगी, नहीं तो मैं बारिश के नीचे कहाँ रहूँ। ये हमारे जो कंट्री की जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इनइक्वालिटी है उसको तो आपको फेस करना है ना, वो तो फैक्ट है। आपके अगर आपके चेहरे पर दाग हैं तो शीशे की गलती थोड़ी है। उसी तरह से हमारी कंट्री में क्या है कि टॉप 10% या टॉप 1% के पास में ही हम ऐसा बोल रहे हैं कि अभी जो रिपोर्ट आई थी 27% ऑफ वेल्थ है। या फिर अगर हम बात करें कि एक इंडिया में टॉप 10% जो लोग हैं वो एवरेज ऑलमोस्ट एक महीने का 1 लाख रुपीज़ कमा रहे हैं। अब ये टॉप 10% निकाला है, बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो हर मिनट में 1 लाख रुपए कमा रहे होंगे। ऑन द अदर हैंड बॉटम जो 50% है, 75 करोड़ लोग, ये क्या कमा रहे हैं? 4,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना। 4-5 हज़ार रुपये महीने का मतलब क्या है? 150 रुपये दिन के। इस प्लेन पे आप सोचिए कि इस तरह से इनइक्वालिटी जो है वो क्रीप इन की हुई है सिस्टम में, और मार्क्स जो हैं इसी के लिए तो बात कर रहे हैं। तो अगर आपका आंसर आ रहा है और अगर मान लीजिए आपको लगता है क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको ये रखना है, ये आंसर लिखना है कि यार थोड़ा सा आप उसको प्रेजेंट में जस्टिफाई करना चाहते हो उनके डायग्नोसिस को, तो अगर आप लेटेस्ट रिपोर्ट्स कोट करेंगे, इस तरह का डेटा कोट करेंगे, अगर आप जैसे EPW एक मैगजीन आती है, अगर आप सिर्फ इसके टाइटल्स पढ़ लें, ये हर 15 डेज में मैगजीन आती है, इसका जो फ्रंट पेज होता है उस पर टाइटल्स लिखे होते हैं कि यार इसके अंदर ये वाले 200 आर्टिकल्स हैं। उसमें से बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस्ड होते हैं, जो बच्चे JNU में हायर स्टडीज़ कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में या फिर और ऐसे वाले इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, वो उनके काम के होते हैं। बट कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको ऑप्शनल में भी काम आएंगे। मैं तो ट्राई करूँगा ही कि आपको सारी इस कोर्स में करवाऊँ। नंबर 2, एटलीस्ट अगर आप फेमिलियरिटी होगी ना आपको उन आर्टिकल्स के हेडिंग से, सो ये वाले आर्टिकल्स का जो टाइटल होता है इट गिव्स यू फूड फॉर थॉट। आपको एक वो मिलता है सोचने का नज़रिया कि हाँ यार ये किसी ने इस तरह से सोचा और EPW में छपा है, क्या ये भी कोई सवालों में सवाल है जिसका आंसर हमें ढूंढना है, ये भी कोई पॉलिटिकल या इकोनॉमिक या सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसका आंसर हमें ढूंढना और कल को मेरे एग्जाम में भी आ सकता है। तो उस तरह से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में प्रिपरेशन जो है बच्चों की वो ऐसी हो गई है कि उनको लगता है यार हमें बस सब कुछ पहले ही पता है कि UPSC ना एग्ज़ाम देता है, निकालती है और साथ में बुक लिस्ट निकाल देती है कि भाई लक्ष्मीकांत कर लो, स्पेक्ट्रम कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ऐसा तो कुछ है नहीं है, उन किताबों से कुछ आता भी नहीं है पेपर में, मतलब आपके क्वेश्चन तो सही होते नहीं हैं। तो थोड़ा सा आप दिमाग खोल के प्रिपरेशन करें, डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। जिस दिन मैं भी आपको आके बोलने लग गया ना कि आप हमारे करंट अफेयर्स के नोट्स कर लें और न्यूज़पेपर ना करें, उस दिन आप समझ लेना कि सर का दिमाग हो गया है ख़राब, पागल हो गए हैं। ऑफिशियली, अनऑफिशियली तो वैसे भी बहुत लोगों को लगता है। तो पॉइंट इज़ कि न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, उसको समझना है, कंटेम्पलेट करना है। सिमिलरली आपको जो भी चीज़ हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसको करंट के साथ रिलेट करना है, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे मार्क्स का लेक्चर जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे। हमने थ्योरी ऑफ क्लास वॉर पे ख़त्म किया था। जो क्लास की अंडरस्टैंडिंग है ना कि श्रेणियाँ होती हैं, अलग अलग क्लासेस होती हैं, जैसे कि अलग अलग आप नाम दे सकते हैं, जैसे कि रूलिंग क्लास, ये वो लोग हैं जो रूल करते हैं, और दूसरी होती है रूल्ड क्लास, हमारे जैसे लोग। या फिर होती है से मान लो हैव क्लास, ये वो क्लास है जिसके पास वेल्थ है टॉप 10%। ये वो क्लास है जो हैव नॉट क्लास है, प्रॉपर्टी नहीं है इनके पास में, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, मनी नहीं है। एंड हाउ डू दे फंक्शन? दे ऑलवेज हैव इमीडिएट नीड फॉर वर्क। अगर ये 1 महीना काम नहीं करेंगे तो इनको महसूस होगा कि यार अब खाना कहाँ से खाना है। इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये वो लोग हैं जो ये अफोर्ड कर पाते हैं कि यार मैं पहले 13 मूवीज़ फ्लॉप दे दूं लेकिन 14th मेरी हिट हो जाएगी, ठीक। लेकिन वो 13 मूवीज़ फ्लॉप देने के लिए जो 3 साल का टाइम है ये अफोर्ड कर पाते हैं, ये नहीं अफोर्ड कर पाते, ठीक। तो ये हैव क्लास है, हैव नॉट क्लास है, इस तरह से क्लासेस बनी हुई हैं। और मार्क्स बोलते हैं कि ये क्लासेस हमेशा से ही रही हैं। हमने पुराने टाइम में भी बात की थी कि एंशिएंट टाइम्स में हम बोल सकते हैं दैट वी हैड मास्टर्स एंड देन स्लेव्स, और इनके बीच में एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। प्रोडक्शन का जो रिलेशनशिप है उसमें ये क्या था, ये एक्सप्लॉइटर क्लास थी और ये एक्सप्लॉइटेड क्लास थी। और अगर आप कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे
तो आप देखेंगे कि हाँ कितने सारे स्लेव्स के वो भी हुए हैं, एजिटेशंस हुए हैं या फिर रिवोल्ट्स हुए हैं जिनको क्रश कर दिया गया है, मास्टर्स ने इनको क्रश कर दिया किंगडम्स ने। और इनफैक्ट हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स के रोड्स के ऊपर सूली पे चढ़ा दिए गए हैं वो लोग जिन्होंने स्लेव्स की वो की थी, पैरवी की थी। सिमिलरली फिर इसके बाद में हमने देखा रोमन टाइम्स में भी यही था कि कुछ कॉमनर्स और अरिस्टोक्रेट्स, प्लेबियन, प्लेबिसियन, एंड इसके बाद में फिर आया हमारे पास फ्यूडल लॉर्ड्स एंड देन वी हैड सर्व्स, मजदूर। अब मार्क्स बोलते हैं कि यही जो क्लास सिस्टम है यही आगे चल रहा है और अब हमारे पास क्या है, बुर्जुआ या कैपिटलिस्ट क्लास जो ओनर है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का ओनर है या फैक्ट्री ओनर है, और दूसरे क्या है, वर्किंग क्लास। तो द ओनली क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे आप असेस करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्क्स कि पर्सन किस क्लास का है, वो किस क्लास का है, कि उस पर्सन का जो है ओनरशिप स्ट्रक्चर में क्या रिलेशन है। कंट्रोल ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, कैपिटल, मशीन एंड टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों के हिसाब से उसका क्या रिलेशन है। अगर तो वो आता है उन लोगों में से जो ओन करते हैं, हु कंट्रोल द मोड ऑफ प्रोडक्शन, तो वो कौन से हो गए, बुर्जुआ क्लास हो गए। अगर वो आता है जो लेबर पावर है जिनके पास लेबर का कंट्रोल है, तो वो होगी वर्किंग क्लास। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, इस वजह से कि वो क्या बोल रहे हैं, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है। अगर आप सब कॉन्टिनेंट की बात करें, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ की बात करें, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसका एक बड़ा प्राइम सा एग्जाम्पल है ब्राह्मण्स। ऐसा नहीं है कि वो उनके पास में प्रॉपर्टीज़ का कंट्रोल है, या फिर ऐसा नहीं है कि उनके पास में इंडस्ट्री का कंट्रोल है। लेकिन अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि हम उनको बोलेंगे कि यार वो हिस्टोरिकली हम उनको एक्सप्लॉइटेड क्लास की तरह नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास में टेम्पल्स का कंट्रोल है, इनके पास में एजुकेशन का कंट्रोल है, एजुकेटेड क्लास, टेम्पल वाले जो वहाँ पे मंदिरों में बैठे हैं, देन सो ऑन। सो मार्क्स इस तरह की किसी चीज़ को नहीं मान रहा है। मार्क्स के हिसाब से अगर ब्राह्मण्स के पास में ये सब चीज़ें बस ठीक, लेकिन उसके हिसाब से आपके पास नॉलेज हो या आप नेशनलिस्ट हो, एंटी नेशनलिस्ट हो, कोई और चीज़ को नहीं मान रहे, आप किस क्लास में हो वो डिपेंड करेगा कि आपके पास में प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेशनशिप है ये वाला, इसमें आप कहाँ आते हैं, आप हायर लेवल पर हैं कि आप इधर वाले लेवल पर हैं। तो इस तरह से इन क्राइटेरिया पे जो कार्ल मार्क्स है वो आपको क्लास कॉन्शियसनेस देते हैं। तो द लैक ऑफ ओनरशिप of means of production and the lack of property and most importantly the immediate need to get work, ये किसकी वो होंगी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोलेटेरिया क्लास की। अब क्योंकि क्लास जो है, क्लास एक हाई क्लास और लो क्लास या ओनरशिप वाली क्लास या फिर नॉन ओनरशिप वाली क्लास, ये किस वजह से आ रही है? अकॉर्डिंग टू मार्क्स प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से आ रही है। प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसके पास है वो बेटर ऑफ है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये कैसे जाएगी, ये डिसअपीयरेंस ऑफ क्लास डिफरेंस कैसे होंगे? इट विल एसेंशियली बी बेस्ड ऑन डिसअपीयरेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक, प्राइवेट प्रॉपर्टी जब चली जाएगी तो कोई ऐसा नहीं है कि जिसके पास में जिसको हम बोलेंगे कि यार ये ओनरशिप क्लास है और ये वो है जो सर्विट्यूड वाली क्लास है, बिकॉज ओनरशिप का कॉन्सेप्ट ही आप हटा दोगे। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स एंड एंगल्स जो हैं ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरटू सोसाइटीज़, जितने भी आज एग्जिस्टिंग सोसाइटीज़ हैं, अगर आप इनकी तारीख में जाएं, अगर इनकी हिस्ट्री में, इतिहास में जाएं, तो आप देखेंगे इट हैज़ बीन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में लेकिन रहा तो ये हमेशा ही ऐसा है, लेकिन जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है आज, जहाँ पर प्रोडक्शन जो है या फिर इकोनॉमी जो है वो प्राइवेटाइज्ड है, यहाँ पर ये क्लास स्ट्रगल जो है ये सबसे ज़्यादा क्लियर है। और जो क्लास कॉन्शियसनेस जो है कि हाँ यार हम वर्कर लोग हैं या हाँ यार हम तो बड़े लोग हैं, ये क्लास कॉन्शियसनेस जो है इट इज़ मोर डेवलप्ड। और जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है ये भी बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ को भी आपको समझना है। ये क्या बोलते हैं कि कैपिटलिज्म जो है रहा तो हमेशा से ऐसा है, लेकिन कैपिटलिज्म में ये क्लास सेग्रीगेशन की ये वर्किंग क्लास है और ये जो है ये कैपिटलिस्ट क्लास है। दिस सेग्रीगेशन ये सबसे ज़्यादा एक्यूट है।
क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी, इनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी सबसे ज़्यादा है। कैपिटलिज्म एक कल्मिनेटिंग पॉइंट है हिस्ट्री में, जहाँ पर ये बोलते हैं कि हिस्टोरिकली अगर हम एवोल्यूशन में देखें सोसाइटी को, तो एक कल्मिनेटिंग पॉइंट है जहाँ पर ये जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है अपने सबसे प्रचंड रूप में, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैनिफेस्टेशन में ये सामने दिख रहा है। ऐसा क्यों उनको लगता है? उनको लगता है कि यार अगर आप ध्यान से देख तो लो कि आज तो वर्कर्स और कैपिटलिस्ट दो वॉरिंग ग्रुप्स की तरह, कि जैसे कि हिटलर की आर्मी हो और चर्चिल की आर्मी हो सामने खड़ी है, इस तरह से दो वॉरिंग ग्रुप्स की तरह एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, आपके भाई सिस्टम में प्रॉब्लम है। इस सिस्टम ने इंसान को ऐसा बना दिया कि कुछ गिने चुने लोगों के पास में ओनरशिप है और वर्कर्स जो हैं वो सामने बैठे हैं, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। अब इसमें मार्क्स एक बात बोलते हैं, वो बोलते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है ना, इसकी वजह से क्लासेस आई हैं। ये क्लासेस आई कैसे? कहते पहले तो क्या था, प्रिमिटिव कम्युनिज्म था। तो लगा यार चलो यार एक लकड़ बनानी, हमने कुछ टेबल बनाना है, मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। उसको बोला यार तू एक काम कर, तू जरा लकड़ उठा ला। उसको बोला तू यार इसको यहाँ से पकड़, तो ये कर, तो वो कर। जिसको जो काम सूट किया, थोड़ा सा सोसाइटी चलानी थी उस हिसाब से चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, जब आपने डिवीजन ऑफ लेबर करना शुरू कर दिया कि यार ये वाले बंदे हैं, ये यही वाले काम करेंगे और इनको बस इतना ही पैसा मिलेगा, और ये जो काम है ये हायर लेवल के काम है, तब ऐसा हुआ कि आपके पास क्या होना शुरू हो गया, इमर्जेंस ऑफ क्लास होनी शुरू हो गई। डिवीजन ऑफ लेबर के साथ में इमर्जेंस ऑफ क्लास आनी शुरू होगी। इसको आप थोड़ा सा, मैंने एक बार पहले भी आपसे डिस्कशन की थी प्लेटो करते हुए, आप इंडियन या सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखो तो आई वॉज रीडिंग वन पर्सपेक्टिव वंस कि ये पर्सन वॉज सेइंग कि अगर हम यहाँ के सोसाइटी देखें, सो यू हैव ब्राह्मण्स, यू हैव क्षत्रिय, यू हैव वैश्य एंड यू हैव शूद्र। लेकिन उसमें वो क्या बोलते हैं कि आइडिया वॉज दिस कि ब्राह्मण्स वो होंगे जिनके पास में एजुकेशन का कंट्रोल होगा और टेम्पल्स का, रिलीजन का कंट्रोल होगा। क्षत्रिय वो होंगे जिनके पास में डिफेंस, ऑक्सिलरी क्लास, सोल्जर्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशन का कंट्रोल होगा। वैश्य वो होंगे जिनके पास में बिजनेस, मनी का कंट्रोल होगा। और शूद्र वो होंगे जिनके पास में प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर का कंट्रोल होगा। तो दैट पर्सपेक्टिव वॉज कि इससे क्या होगा कि इसको तो वन ऑफ द वेज टू लुक एट इट इज कि ब्राह्मण्स कौन है, जिनके पास में सोल्जर्स नहीं है, मनी नहीं है और एग्रीकल्चर नहीं है। सोल्जर्स कौन है, जिनके पास में एजुकेशन नहीं है, मनी नहीं है और प्रोडक्शन नहीं है। वैश्य कौन है, जिनके पास में ये नहीं है, इसका कंट्रोल नहीं है, इसका कंट्रोल नहीं है, इसका कंट्रोल नहीं है। सिमिलरली जिसके पास में प्रोडक्शन का कंट्रोल है, उसके पास में बाकी तीन चीज़ों का कंट्रोल नहीं है। और इस हिसाब से सोसाइटी में एक बैलेंस बना रहेगा। वन क्लास विल नॉट और वन कास्ट विल नॉट टेक ओवर द एंटायर सिस्टम। बट वी नो कि कैसे चीज़ें जो हैं, कैसे विश्वास अंधविश्वास बन जाता है, या फिर कैसे वो चीज़ें जो हमें लगता है कि दे विल वर्क आउट, वो कैसे बाय बर्थ हमने लोगों को टास्क असाइन करने शुरू कर दिए सब कॉन्टिनेंट में। और धीरे धीरे सर्टेन कास्ट डिसाइडेड और लाइक स्टार्टेड टू एक्सप्लॉइट द अदर्स। तो इसी तरह से शुरू में जो डिवीजन लेबर हुई वो तो अलग रीज़नों से हुई, वो तो अलग रीजन से हुई। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लग गया कि उसके बाद में क्लासेस बन गई, एक्सप्लॉयटेशन वाली क्लास और एक्सप्लॉयटेड क्लास। अब इसमें क्लासेस तो बन गई, चलो समझ आ गया डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से। लेकिन ये जो ओनरशिप वाली क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास जो है ये, और जो वर्किंग क्लास है, इनके बीच में एक्सप्लॉयटेशन, इनके बीच में क्लास स्ट्रगल क्यों है? इसका रीज़न जो है, ये हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा सरप्लस वैल्यू का, उससे भी आपको समझ आएगा। पर इसको समझने के लिए आपको मॉडर्न डे में एक सिंपल सी चीज़ समझो कि कैपिटलिस्ट जो है, जो फैक्ट्री ओनर है, वो क्या चाहेगा कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। उसका प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होगा? जब उसकी कॉस्ट मिनिमम होगी। अब लैंड तो जितने का है उतने का ही है, मशीनरी जितने की है उतने की है, बैंक को मुझे जितना, मान लो मैंने बैंक से लोन लिया और मुझे कुछ इंटरेस्ट देना है, वो उतना ही देना है। तो फिर वेरिएबल क्या रह जाता है? वेरिएबल रह जाती है लेबर। अगर किसी तरह से मैं लेबर के पैसे मिनिमाइज कर दूं, नंबर वन, या फिर मैं लेबर वालों से ट्वाइस द काम करवा लूँ। एक बंदा 8 घंटे में प्रैक्टिकली एक कुर्सी बना पाता है, लेकिन मैं उससे ज़बरदस्ती किसी तरह से 2 चेयर्स बनवा लेता हूँ, या उससे मैं अनपेड 2 घंटे का एक्स्ट्रा काम करवा लेता हूँ कि अगर तुझे 8 घंटे की जॉब चाहिए तो तेरे को ये 2 घंटे और काम करना पड़ेगा।
और इस तरह से 4 दिन में उसके 8 घंटे और हो गए काम करते करते गए। और अगर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो वो करेगा काम 2 घंटे एक्स्ट्रा। और इस तरह से मैंने हर 4 दिन बाद एक कुर्सी एक्स्ट्रा बनवा ली। तो अगर मैं अपनी लेबर के जो खर्चे है उसको मिनिमाइज करता हूँ, या तो फिर मैं उस तरह से मैं प्रॉफिट मेंटेन करूँगा। तो एज अ कैपिटलिस्ट मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है कि वेजेस कम से कम हो। प्रॉपर्टी ओनर होने की वजह से मेरा इंटरेस्ट है कि वेजेस कम से कम हो। अब वर्कर हूँ अगर मैं, तो मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में होगा? मेरा इंटरेस्ट होगा कि मेरी वेजेस ज़्यादा से ज़्यादा हों, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस वजह से क्या होगा कि क्योंकि पर्सन अपने ही जो इदारा है उसका सोचता है, अपने ही जिस धड़े से वो आ रहा है, जिस ब्लॉक से वो आ रहा है, क्योंकि वो उसका ही सोचेगा, तो उसको एक और चीज़ भी लगेगी। उसको लगेगी कि जिस चीज़ में मेरा फ़ायदा है ना, बेसिकली ये जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ ये कॉमन सेंस है और इसमें सबका फ़ायदा है। कैपिटलिस्ट को भी ऐसा ही लग रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको लग रहा है कि सिर्फ मेरा फ़ायदा है, बाकी सबका नुकसान है और फिर सब मर जाएंगे और बस मैं रह जाऊंगा और गाय तोंडे या कौन वो रह जाएंगे, सरदार जी। ठीक, द पॉइंट इज दिस, नहीं गुरु जी, ऐसा कुछ था ना, इट्स बीन ईयर्स सिंस आई वॉच दैट वन। तो कैपिटलिस्ट को भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बस मेरा ही फ़ायदा, उसको लगता है इसी में सबका फ़ायदा है। वर्कर को लगता है इसी में सबका फ़ायदा है। एंड हेंस यहाँ से क्लास स्ट्रगल शुरू हो जाता है। क्लास स्ट्रगल अब सबसे पीक पे रह जाता है। अब हो क्या रहा है कि क्लास स्ट्रगल क्यों है? क्योंकि क्लास है। क्लास क्यों है? क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर हुई थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी आपने ले आए थे और ओनरशिप का आइडिया आ गया। और अगर आपको भी इसको रिडीम करना है तो कैसे रिडीम किया जाएगा? ओनली बाय द रिडेम्पशन ऑफ द होल ह्यूमैनिटी। व्हेन द प्रोलेटेरिया डिनाउंसेस द एग्जिस्टिंग क्लास बेस्ड सोशल ऑर्डर। जो वर्किंग क्लास है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, जब उसको लगेगा कि यार ये जो क्लास बेस्ड सिस्टम है ना, हम इसको डिनाउंस कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि इसकी जड़ में क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसके रूट में इमेंसिपेशन कहाँ से होगी? जब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी किसी के पास, तो हम इसको डिनाउंस कर रहे हैं। और प्रॉपर्टी जो है सारी की सारी, उसकी ओनरशिप किसके पास होगी? कलेक्टिव ओनरशिप होगी। तो ही ये क्लासेस खत्म होंगी और तभी क्लास स्ट्रगल खत्म होगा और तभी सबके जिसको बोलते हैं ना कि मैक्सिमम prosperity आएगी। So for such emancipation, according to Karl Marx, for emancipation of humanity या workers, it is essential to abolish the institution of private property. ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसने प्रॉब्लम क्रिएट की है। क्लियर? तो मार्क्स को क्या लगता है? मार्क्स को लगता है कि यार एक क्लासलेस सोसाइटी बनाएंगे। जब सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, ये जो कैपिटलिस्ट हैं और वर्कर्स हैं, ये दो अलग अलग लोग हैं और इनकी आपस में दो क्लासेस और इनको लड़ना है। इसमें सोल्यूशन ये नहीं है कि इसकी प्रॉपर्टी इसको प्राइवेट करके दे दो, ऐसा नहीं ये बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि क्लासलेस सोसाइटी बना दो। सच क्लासलेस सोसाइटी विल ऑल्सो बी, चलो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि विल ऑल्सो बी स्टेटलेस सोसाइटी इन द सेंस कि हमने क्या किया, सभी वर्कर्स लिए, ये था कैपिटलिस्ट, इनकी प्रॉपर्टी ली, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड सब यूनाइट करके एक गवर्नमेंट बना दी। ये जो गवर्नमेंट है एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट है। ये इसने क्या किया, सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है बाय फोर्स एक्वायर कर ली। अब ये जो प्रॉपर्टी जो है, जितने भी प्राइवेट ओनरशिप है, ये इसका आइडिया ही आपने ख़त्म कर दिया। आइडिया ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, आइडिया ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसको ही ख़त्म कर दिया आपने। और आपने क्या किया, आपने एक स्टेट बना दी। और वो स्टेट किसकी है? वर्कर्स की है। वर्कर्स की स्टेट कैसी सोच रखने वाली होगी कि यार हम क्या करते हैं, हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नेसेसिटी, हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बराबर 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 बराबर। अब जब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, सब लोग बराबर हो जाएंगे, ना कोई बहुत बड़ा आदमी होगा ना कोई बहुत छोटा आदमी होगा, सब लोग बराबर हो गए। एक बगल में चांद होगा, ऐसे से ना, एक बगल में रोटियां, ऐसा से सब बराबर हो गए। लेकिन अब क्या है, अब जो ये स्टेट बनी थी अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये स्टेट भी चली जाए और ये वाले लोग भी इधर आके बैठ जाएंगे, सब लोग बराबर हैं। नाउ आपने क्लास
वॉर जो थी कि यार हमेशा से वर्ल्ड इन क्लासेस में डिवाइडेड रहा है, एक हमारे पास रही है कैपिटलिस्ट क्लास या रूलिंग क्लास और एक रूल्ड क्लास। इस चीज़ का सोल्यूशन कैसे निकाला कि ये जो रूल्ड क्लास है ये सब इकट्ठे हुए, इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो कॉन्सेप्ट है इसको डिस्कार्ड किया, इसको ऑल टुगेदर जिसको बोलते हैं कि डिसॉल्व किया, एंड देन इवेंचुअली एमेंसिपेशन हुई ह्यूमन सोसाइटी की। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ क्लासलेस सोसाइटी एंड स्टेटलेस सोसाइटी। सरकार भी नहीं है, कोई सरकार भी नहीं है, कोई क्लास भी नहीं है। तो फिर एक बात एक सिंपल सी आती है कि जब डिसअपीयरेंस ऑफ स्टेट हो जाएगी, डिसअपीयरेंस ऑफ क्लासेस हो जाएगी, तो काम कैसे चलेगा? तो इस पे मार्क्स ये बात बोलते हैं, कहते हैं जब क्लासेस चली जाएंगी तो स्टेट की तो आपको वैसे ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा क्यों वो बोल रहे हैं, इस पे भी हम आगे जाके अलग से डिस्कशन करेंगे। मार्क्स का ये मानना है कि जो ये स्टेट भी आपको दिख रही है सरकार, ये क्यों बनी हुई है? ये बनी हुई है अमीर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और गरीब जो है आराम से गरीब ही रहे। और ये इंस्ट्रूमेंट है, सिस्टम का ढांचा ही ऐसा बना हुआ है, स्ट्रक्चर इज सच की जो सरकारें बनी हैं, जो आपके टेम्पल्स हैं, जो आपके रिलीजन्स हैं, जो आपकी सिविल सोसाइटी है, सब इस हिसाब से बनी हुई है ताकि एक स्टेटस को मेंटेन रहे। जो अमीर है वो अमीर रहे और जो एक्सप्लॉयटेशन वाली एक्सप्लॉयटेड क्लास है वो वैसी रहे। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2008 में अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस आ गया, बहुत सारे बैंक्स फ्रॉड हुए। अब ऐसा होने के बाद क्या हुआ, जो बड़े बड़े बैंकर्स थे, लीमन ब्रदर्स, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड इन इंग्लैंड, यहाँ वहाँ पे, उन्होंने लगा रहे यार ये तो बहुत गलत हो गया और ये तो बहुत करप्शन है और ऐसे तो लोन नहीं दिया जाना चाहिए था, ये तो लोगों का ऑनेस्ट लोगों का पैसा था और इन्होंने इसी तरह से बस लोन उठा दिया, ये कर दिया वो कर दिया और अब क्राइसिस हो गया। तो क्या हो गया, जो बड़े बड़े बैंकर्स थे वो $5-5 मिलियन, $10-10 मिलियन के बोनस लेके बाहर निकल गए। सरकार क्या कर रही है, वो बैंक्स और वो वाले बैंक ओनर्स जिन्होंने आम लोगों का पैसा इस तरह से लुटा दिया, उनको बेल आउट कर रही है, उनको और पैसे दे रही है कि लो यार तुम हमसे और पैसे लो ताकि अब आगे दोबारा लोन देना शुरू करो ताकि इकोनॉमी चले। तो इस तरह से तो सरकार जो है स्टेट अमीर को ट्रीट कर रही है, और जो गरीब आदमी है जो ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट करके नारे लगा रहा है कि यार ये क्या किया वॉल स्ट्रीट वालों ने, पूरी इकोनॉमी का मतलब बुरा हाल कर दिया एंड पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स। ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट वालों के साथ सरकार क्या कर रही है, डंडे मार रही है, पिटाई हो रही है उनकी। तो अगेन पॉइंट इज दिस कि मार्क्स के हिसाब से स्टेट जो है सरकार, ये तो वैसे ही अमीरों का इंस्ट्रूमेंट है, बड़े लोगों के लिए है। ये जो आपको ये दुनिया भर के दिखते हैं ना, पुलिस और दुनिया भर के ये ऑर्डर्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, ये किसके लिए है? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिच। जो सड़क पे रह रहा है उसके लिए तो वैसे ही नथिंग टू लूज है, क्या तो उसको सीट बेल्ट का लॉ करेगा, क्या उसको कोई और लॉ उसको अफेक्ट करेगा, कौन सी उसके लिए ग्लोबल वार्मिंग, कौन सी उसके लिए, कुछ नहीं है। अमीरों के लिए सरकार बनाई है, लेकिन जब आपने इक्वालिटी ही कर दी, जब हैव वाली क्लास ही नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स की क्लासलेस जो सोसाइटी है इट विल बी स्टेटलेस सोसाइटी बिकॉज द वेरी डिसअपीयरेंस ऑफ क्लासेस disappears the rationale of existence of state in first place। जिस वजह से सरकार बनाई थी वही डिसअपियर हो गया कि अमीरों की रक्षा करने के लिए, लेकिन अब सब बराबर हैं। इसमें एक चीज़ आपको समझनी है कि ये मिसकंस्ट्रू मत कर लेना कि सब गरीब हैं। मार्क्स या फॉर दैट मैटर कोई भी सोशलिस्ट टू माय अंडरस्टैंडिंग ये नहीं चाहता होगा कि सब लोग गरीब हो जाएं। अब ठीक है, एटलीस्ट बराबर तो हैं। बहुत लोग सोशलिज्म को या मार्क्सिस्ट को इन बेसिस पे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार ये चाहते हैं कि यार सब बराबर हो जाए चाहे सब गरीब हो जाए। आई डोंट थिंक कि मैंने ऐसा नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसा कोई नहीं चाहेगा। आई एम नॉट अ मार्क्सिस्ट और अ सोशलिस्ट पर्सनली, मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्री मार्केट इकॉनमी में यकीन रखता हूँ, बट नॉनदलेस मुझे ऐसा लगता है कि ये अनफेयर सा क्रिटिसिज्म है। और जैसे ये भी बहुत अनफेयर क्रिटिसिज्म हो जाता है कि यार अच्छा तुम सोशलिस्ट हो या तुम मार्क्सिस्ट हो तो फिर तुम जाके रेवोल्यूशन क्यों नहीं कर लेते हो, तुम प्राइवेट कंपनी में जॉब क्यों कर रहे हो एंड सो ऑन। वो आई थिंक कि उससे नथिंग चेंजेस। नॉनदलेस अकॉर्डिंग टू मार्क्स स्टेट क्यों बनाई थी, रूलिंग क्लास का डिफेंड करने के लिए, लेकिन अब रूलिंग क्लास और रूल क्लास जैसी चीज़ें ही नहीं रही। क्योंकि ऐसी चीज़ें नहीं रही इसलिए स्टेट की ज़रूरत नहीं है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर फिर एक बात बताओ कि 1 2 3 4 इस तरह से n नंबर ऑफ लोग रह रहे हैं, चाहे ये बराबर हैं,
चाहे ये सब बराबर हैं, लेकिन अब ये चलेंगे कैसे, इनकी सोसाइटी कैसे चलेगी? तो उसके लिए मार्क्स बोलता है कि एक ब्लूप्रिंट सा देते हैं, जिसको हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे, कि अब ये कम्युनिज्म की जब स्टेट आ गई, सोशलिस्ट स्टेट आपने बनाई जिसने सब कुछ रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये कम्युनिज्म की स्टेट आ गई, इसको चलाने के लिए कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एनजीओज ये सब आएंगे, तो उस पर हम थोड़ी देर में डिस्कशन करते हैं। बट आई होप आपको थ्योरी ऑफ क्लास वॉर समझ आई मार्क्स की। नेक्स्ट जो हम थ्योरी करेंगे कार्ल मार्क्स की, दैट इज थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। यहाँ पर भी अगर आपने लाइफ में कभी प्राइवेट बिजनेस किया है, या आप प्राइवेट कोई भी आपने अगर कभी इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, you may not be able to relate with Marx a lot, but you have to understand it from Marxist perspective। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू एक और की फीचर है क्लास रिलेशंस का कैपिटलिज्म में, जिसके बारे में मार्क्स ने बहुत बात की है। बेसिकली क्या है कि रिकार्डो की एक थ्योरी थी, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, उसी के ऊपर बेस्ड कार्ल मार्क्स ने एक अपनी बात की है। अब इसमें आपको थोड़ा सा अगेन आपको मार्क्स होकर सोचना है। एक यू आर नॉट सपोज टू बी, जैसे आप 2021 में एक ऐसा वाला इंडिया जहाँ पर बच्चे स्टार्टअप्स कर रहे हैं, जहाँ पर प्राइवेट कंपनीज फ्लरिश कर रही हैं, या फिर यूएसए, सिलिकॉन वैली, दिस एंड दैट। 2021 का सिटीज़न नहीं हो आप, आज से 150-200 साल पहले एक वैसी इकोनॉमी का आप सिटीज़न हो जहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे एक बच्चन लिखा भी था, शेरलॉक होम्स वाला इंग्लैंड है या वैसा वाला यूरोप है। वहाँ पर कुछ फैक्ट्री ओनर्स हैं और बाकी वर्किंग क्लास है जो वहाँ पर लेबर कर रही है। ये फैक्ट्री है और इस तरह से वर्किंग क्लास है। ये हो गया वो जैसे दिखाते थे ना पुराने कैपिटलिस्ट, वो सूट वूट पहना हुआ उन्होंने, वो मोटा सा पेट, और एक ये बिजनेसमैन हो गए। और ये सब वो हैं जो बस सुबह आते हैं, बेल बजती है, काम करना शुरू कर देते हैं, सारा दिन काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, शाम को एक बार उनकी 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए लंच ब्रेक होती है, फिर वो वापस चले जाते हैं और पूरा महीना काम करके उनको उनकी सैलरी मिल जाती है। ये उस सोसाइटी को देखते हुए वो लिख रहे हैं। ऑल्दो आज भी आपको इनके काफ़ी आइडियाज़ रेलेवेंट लग सकते हैं, लगे होंगे, आई एम प्रीटी श्योर, बट जिनको नहीं लगे ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि यू नीड टू सी कि वेयर इज़ ही कमिंग फ्रॉम। अब बेसिकली है क्या ये सरप्लस वैल्यू क्या होती है? द डिफरेंस बिटवीन द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द commodity and the wages paid to the workers by the capitalist। जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, या आप इसको ऐसे देखें कि लेट्स से एक रॉ मटेरियल था लोहा, आयरन, ठीक। इस आयरन के ऊपर क्या हुआ, एक जो एंटरप्रेन्योर है या फिर जो कैपिटलिस्ट है, उसने सोचा कि यार चलो हम इस लोहे से ना हम अच्छा सा एक स्टील का एक वो बना देते हैं, लेट्स से टेबल बना देते हैं, ठीक। तो चलो जी, अब ये जो है एंटरप्रेन्योर ने ऐसा सोचा, कैपिटलिस्ट ने। तो रॉ मटेरियल क्या है, आयरन, उसके बाद में एक जगह है लैंड, लैंड के बाद में कुछ पैसे लगे, कैपिटल, और इसके बाद में क्या हुआ कि वर्कर आ गए। अब वर्कर्स ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। सरप्लस वैल्यू क्या है? अब मान लो एक दिन जब आपके पास ये चेयर बन गई और ये चेयर आपने बेची 100 रुपये की, ₹100। अब जब ये 100 रुपये की बेची तो वर्कर को मान लो इन्होंने सैलरी दे दी 8 रुपये, 8 रुपीज़, और आप मान लीजिए कि 12 रुपये इन सब चीज़ों के भी लग गए कि जगह थी या फिर रॉ मटेरियल था एंड ऑल दैट, तो 20 रुपीज़ हो गई। अब 8 रुपये लेबर को मिले हैं, तो उसके ऊपर का जो पैसा है, लेट्स से अगर मैं मान लो इसको, या फिर 28 ही आप बोल दो, सबको अगर आप लेबर मान लो, तो जो ऊपर के 80 रुपीज़ है, अगर आपके 20 रुपये लग गए तो वर्कर को सैलरी देने के बाद जो ऊपर के 20 रुपये इस चेयर को ऊपर के 80 रुपये इस चेयर को बनाने वाले के लिए जो आपको बचे, वो सरप्लस वैल्यू है। हुआ क्या, बेसिकली ये एक लोहा था, कुछ भी नहीं था, ये लोहे का पीस था, इस पे वर्कर ने क्या किया, अपनी लेबर पावर लगाई। वो लेबर पावर लेकिन 8 रुपये में खरीद ली थी कैपिटलिस्ट ने, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट लेबर पावर वो चेयर बन सकी। बाद में जो 80 रुपये आए, बाद में जो पैसे बचे जब किसी ने कुछ खरीदा, वो सारे के सारे पैसे को कौन अप्रोप्रिएट कर जाता है, कैपिटलिस्ट, इन द नेम ऑफ प्रॉफिट। तो इस चीज़ को लेके मार्क्स को बहुत प्रॉब्लम है। मार्क्स को लगता है कि दिस होल प्रोसेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जो है, ये जो
जो सारा सिस्टम है इनइक्वालिटी का, ये इसी वजह से है, बिकॉज आपका सिस्टम इस तरह से काम करता है। तो मार्क्स क्या करते हैं अपनी कैपिटल में, मार्क्स जो है वो कैपिटल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो बोलते हैं कि देखो, एक होती है कांस्टेंट कैपिटल और एक है आपके पास में वेरिएबल कैपिटल। कांस्टेंट कैपिटल कौन सी है? जो आपके कैपिटल रिलेटेड टू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल, उसका जो लगना है वो लगना ही है, मशीनरी, उसका जो लगना है वो लगना ही है, टूल्स, ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको कमोडिटी के, कोई भी आपने चीज़ बनानी है, कोई भी कमोडिटी बनानी है, उसकी प्रोडक्शन के लिए आपको चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है? वेरिएबल कैपिटल, आई बेग योर पार्डन, वेरिएबल कैपिटल कौन सी है? वेरिएबल कैपिटल रेफर्स टू द वेजेस पेड टू द वर्कर। इट इज़ द वैल्यू ऑफ व्हाट द लेबरर सेल्स। ये मान लो मैं वर्कर हूँ, जब मैं बोलता हूँ कि मुझे कोई पूछता है कि भैया आप ब्ला 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 काम करोगे, हाँ जी, कितने रुपए लोगे? तो मैं बोलता हूँ लेट्स से 200 रुपये। अब 200 रुपये में मैं उसको कोई चीज़ तो नहीं दे रहा हूँ, कोई शय नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, देयर इज़ नो गुड दैट आई एम गिविंग टू दैट पर्सन। मैं क्या बेच रहा हूँ? अपनी लेबर पावर बेच रहा हूँ, खुद की मेहनत बेच रहा हूँ। तो वो मेहनत के मान लो मुझे 8 रुपये मिले, और जिस चीज़ पे मैंने काम किया उसकी, जब मार्केट में हम गए तो उसकी वैल्यू पता की कि यार ये एक रॉ मटेरियल था, इसमें मैंने अपनी लेबर पावर डाली थी, या हम सब ने अपनी लेबर पावर डाल के एक ट्रेन का इंजन बनाया था। अब ये कितनी है इसकी वैल्यू? बोलते ये लोहे की वैल्यू आज हो गई है 100 रुपये, लेकिन मुझे तो मिल रहे हैं 8 रुपये। तो बाकी जो 92 रुपीज़ हैं उनका क्या? ये बोलते हैं कि ये जो है ये लेबर वैल्यू है, और वो जो हुई है वो है सरप्लस वैल्यू। ठीक, तो क्या है कि सरप्लस वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर एंड व्हाट ही गेट्स इन एक्सचेंज फॉर दिस वैल्यू ऑफ हिज लेबर। ठीक, तो ये वेरिएबल कैपिटल, इसको क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि शुरू से लेकर एंड तक ये वेरी करेगी। तो मार्क्स क्या आर्ग्यू करते हैं? वो बोलते हैं कि जो कैपिटलिस्ट है वो क्या करता है, वो लेबर का भी हक जो है अप्रोप्रिएट कर लेता है। कैसे? वो बोलता है कि पहले तो देखो इसको पैसे कितने मिल रहे हैं, 8 रुपये। आप कैपिटलिस्ट वर्कर को कितने पैसे देगा जिससे वो आज तो काम पे आ जाए, घर ना जाए कि नहीं जी फिर तो मैं काम ही नहीं करता, लेकिन बस उतना पे करेगा जिससे वो कल भी काम पे आ जाए। यू अंडरस्टैंड? जो ये सबसिस्टेंस वेजेस जो दी जाती हैं, हम बोलने लगे हैं आजकल, बड़े अच्छे फैंसी वर्ड्स भी निकाल दिए हैं, मिनिमम वेजेस एंड ऑल दैट। हमें कितनी तनख्वाह मिलती है? इतनी मिलती है कि मैं आज तो काम पे आ जाऊं, मैं कल भी काम पे आ जाऊं। इतनी कम भी ना दो कि मैं आज भी काम नहीं कर रहा, इतनी ज़्यादा भी ना दो कि मैं कल भी काम नहीं कर रहा हूँ, या मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ। और इस तरह से मैं काम करता रहूँ, और जब जो है वर्कर जो है उसकी डेथ हो जाए तो उसका बेटा काम पे आ जाए। यू एग्री, यू मे एग्री, यू मे नॉट एग्री, क्योंकि आप देखते हो कि कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको करोड़ों रुपए के पैकेजेस मिले हुए हैं, बट देन वो इस क्लास के लोग हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो रही है, वर्कर्स की बात हो रही है, एक अलग इकोनॉमी की बात हो रही है। तो मार्क्स आर्ग्यूज दैट द कैपिटलिस्ट अप्रोप्रिएट्स पार्ट ऑफ द लेबर ऑफ द वर्कर फॉर विच ही डज नॉट इवन वर्क। इसका क्या एग्जाम्पल है? आपने कभी ऐसा देखा है कि ऐसा हो कि कोई, जैसे लेबर वो होते हैं राउंड अबाउट्स, लेबर चौक बोल देते हैं उनको, लेबर राउंड अबाउट्स बोल देते हैं, या फिर कोई ऐसा हर शहर में, हर सिटी में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर सब लेबर वाले आके खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर जब एक गाड़ी रुकती है तो उस गाड़ी का शीशा भी नीचे करना मुश्किल हो जाता है, इतने सारे लेबर वाले जो हैं वो आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा लेबर वाले जो हैं उनकी ज़्यादा सप्लाई है। वो बोल रहा है कि यार मैं तो काम करने के लिए आज के दिन के 100 रुपये दूंगा, तो दूसरा लेबर वाला जो सब आ जाएंगे तो फिर वो बोलेगा नहीं 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 मैं तो 90 दूंगा। कोई बोलेगा मैं 80 में भी काम करने को तैयार हूँ, यार मेरे पास शाम को घर में खाना नहीं है, तो मैं काम करो, मुझसे बस लेबर करवा लो। तो कलेक्टिवली धीरे 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 अगर आप देखोगे तो जो नेगोशिएशन पावर है वर्कर्स की वो भी कम होती जाएगी। फिर ये जो कैपिटलिस्ट है वर्कर को क्या बोलेगा? ये बोलेगा यार देखो ऐसा है कि इतना ही, मान लो 8 घंटे वो काम कर रहा था और उसको 8 रुपये लेबर मिल रही थी। मैंने उसको क्या बोला, नहीं यार आप एक काम करो, आपकी ना एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, आप ना एक चेयर बना रहे हो, आप कम से कम 2 चेयर बनाओ। अब जब मैं 2 चेयर बनाऊंगा तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो वैल्यू क्रिएट की सब वो क्रिएट कर दी 200 रुपये। एक चेयर 100 रुपये की थी जो हमने लोहे से बनाई थी, या टेबल जो भी बनाया था, लेकिन मुझे तो अभी भी 8 रुपये ही मिले लेबर को।
तो पहले सरप्लस वैल्यू कितनी थी? 92। 8 मुझे मिल गए, बाकी सारा सरप्लस हो गया। अब कितना हो जाएगा? 192। लेबर को तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला, 192 हो गया। या फिर मैंने क्या बोला इसको, मैंने इसको बोला कि यार नहीं देखो यही सैलरी है, आपको 10 घंटे काम करना है, 2 घंटे एक्स्ट्रा लगाना है, नहीं तो फिर कल को मैं आपको 8 घंटे के लिए भी नहीं बुला रहा हूँ। अगेन दोज 2 आवर्स जो मैं इनसे एक्स्ट्रा काम करवा रहा हूँ उसकी तो कोई इनको पैसे नहीं मिल रहे। तो अगेन सरप्लस वैल्यू क्या है? एक अनपेड लेबर्स ऑफ द लेबरर है। मार्क्स के हिसाब से आपको इसको देखना है। ऑफ कोर्स इसका इतना ही, जितना मैंने आपको सबसे पहली लाइन जो बोली थी जब मैंने मार्क्सिज्म स्टार्ट किया था, कार्ल मार्क्स, वो ये बोली थी कि जितने इनके भक्त हैं, जितने लोगों को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है, उतने ही इनके क्रिटिक भी हैं। बिकॉज यू कैन सी कि क्लियरली एक चीज़ नहीं देख रहे हैं कि यार जो एंटरप्रेन्योर, अगर कल को ये काम चलता ही ना तो बैंकरप्ट कौन हो रहा था? कैपिटलिस्ट। सड़क पे कौन आ रहा था? कैपिटलिस्ट। रिस्क कौन ले रहा था? कैपिटलिस्ट। और 20 लोग थे तो उसमें से एक पर्सन ने कैसे ये हिम्मत दिखाई, या हम पंजाबी में बोलते हैं कि दलेरी दिखाई, कि यार चलो मैं बिजनेस करके देखता हूँ, तुम टेंशन ना लो, हम सब इकट्ठे काम करेंगे, आई विल मेक श्योर दैट वी पुट फूड ऑन टेबल। सबके घरों में बीवी बच्चे जो हैं उन सबको खाना मिलेगा, एजुकेशन मिलेगी। तो इस तरह से एक अलग स्कूल ऑफ थॉट इनके क्रिटिसिज्म का भी आता है, जिसको हम इवेंचुअली देखेंगे। बट आपको ये समझना है कि मार्क्स क्या कहना चाह रहे हैं। इनके हिसाब से होना क्या चाहिए था? इनके हिसाब से यार 8 रुपये आप लेबर को दे रहे हो, लेकिन 100 रुपये की आपने वैल्यू क्रिएट की है, तो जो सरप्लस वैल्यू है 92, बांटो भाई, इसमें वर्कर्स का हक है। ये लोहे को जो चेयर बनाया ये वर्कर्स की लेबर पावर ने बनाया, नहीं तो पड़ा था इतने 1000 सालों से ये लोहा यहीं पड़ा था, ये पहाड़ ऐसे ही था 1000 सालों से, मिट्टी ऐसे ही थी, इस मिट्टी को घर की शेप दी है, लाखों सालों से ऐसी पड़ी थी, इसको घर की शेप दी है उस पर्सन की लेबर पावर ने, जिसको तुमने खरीद लिया, एक कमोडिटी बना दिया। जिस तरह से आप कोई चीज़ खरीदते हैं उस तरह से आपने किसी पर्सन का टाइम या किसी पर्सन की एफर्ट या एनर्जी या वो खरीद ली है, पावर खरीद ली है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब इसी तरह से करते 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 अ स्टेज कम्स व्हेन द वर्कर गेट्स पेड ओनली द मिनिमम विच इज़ नेसेसरी फॉर हिज सर्वाइवल। उतना सा काम चलता रहता है। कभी आप देख ही लो, आपके सामने ही है कि लेबर क्लास जो है उधर कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी है ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी भी लेबर क्लास के पर्सन की यंग एज में डेथ हो जाए तो आप देखेंगे कि उनके 12-12 साल के बच्चे काम करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो वैसे भी कर ही रहे होते हैं, पर 10-10, 8-8 साल के बच्चे, 11-11 साल के बच्चे वो काम करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पहले पापा काम पे जाते थे तो शाम को घर पे चावल और दाल उबाल लिए जाते थे। अब पापा नहीं है तो बेटा जाएगा, बेटी जाएगी। तो इस तरह की सिचुएशन को मार्क्स पोर्ट्रे कर रहे हैं कि यार ये सिचुएशन है, और ये मनी जो है ये कहाँ से आपने बोल दिया कि सारा जो प्रॉफिट है या सरप्लस वैल्यू है उस पर कैपिटलिस्ट का राइट है, इट शुड हैव बीन डिवाइडेड। तो आपकी इकोनॉमी जो कैपिटलिस्ट सिस्टम में है, जिस तरह से आप प्रोडक्शन करते हो वो बनी ही इस तरह से है जिसमें एसेंशियली वर्कर्स हमेशा वर्कर रहेंगे। वो पर्सन जो 30 साल अपनी ज़िंदगी के, एक लाइफ थी उसके पास, एक लाइफ थी उसके पास में, उसने पूरी ज़िंदगी एक लेथ के सामने निकाल दी। अब वो 2 महीने नहीं रह सकता, अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकता अगर वो काम ना करे। ये क्या किया उसने 30 साल? इस चीज़ को मार्क्स जो है बहुत पैशनेट तरीके से सामने रखते हैं, और उनके हिसाब से ये वाला तरीका चेंज होना चाहिए। एंड हेंस ये प्रॉब्लम जो है सबसे ज़्यादा निकल के कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्यों आगे आ रही है? सरप्लस वैल्यू तो स्लेव सिस्टम में भी थी, सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट तो फ्यूडलिज्म में भी रहा होगा कि एक जागीरदार जो है, फ्यूडल लॉर्ड, वो बोलता है कि ये सब मेरा हो गया, और जो सारा दिन की जो खेती कर रहे हैं, all those people who are working day and night in fields, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। and same is true about slave society। तो मार्क्स बोलते हैं कि बिल्कुल सही बात है, ऐसा है, सर्फ्स ने, स्लेव्स ने, सब ने सरप्लस वैल्यू क्रिएट की। लेकिन कैपिटलिज्म में ना एक और हिपोक्रेसी है, एक और इल्यूजन, एक धोखा है। वो क्या है? वो बोलते हैं कि स्लेव सोसाइटी में तो ना जो पर्सन था वो मास्टर के साथ में बंधा हुआ था, टाइट था। फ्यूडल सोसाइटी में जो सर्व था ना वो बंधा हुआ था, टाइट था। लेकिन आहा, ये देखो कैपिटलिज्म, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर फ्री कॉन्ट्रैक्ट है, लेबर को काम नहीं करना ना करे,
हम कौन सा उसको बोल रहे हैं कि तू आ और लेबर कर, उसको ये एक्सप्लॉयटेटिव ऑफर लग रही है। मैंने बोला कि चेयर बनाएंगे, पूरा दिन लगाएंगे, आप 10 घंटे काम करेंगे और मैं आपको 50 रुपये दूंगा। अगर आपको ये चीज़ एक्सप्लॉयटेटिव लग रही है आप ना करें। तो फ्री कॉन्ट्रैक्ट है, जो वर्कर आ रहा है वो वॉलंटरली एंटर कर रहा है कैपिटलिस्ट के साथ में। तो उस पर मार्क्स बोलते हैं कि ये जो फ्रीडम का आइडिया है ये मिथ है, बिकॉज वर्कर के पास क्या ऑप्शन है, आपका ढांचा ही ऐसा बना हुआ है कि अगर आज वो काम नहीं करेगा तो उसको घर पे खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सरकार इस तरह की बनी हुई है जिसने डिज़ाइन ही ऐसी है कि अगर वो कल को आपके पास जाके आपको अटैक करेगा कि यार हद है, मेरे को तो 50 रुपये दे रहा है, इतना कम है, ये तो एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, मुझे तो 500 रुपये दे या हमें तो 500 रुपये दो, अगर ऐसा करेंगे तो सरकार को बुला लेगा, वो पुलिस आके पकड़ के ले जाएगी आपको। लेकिन तो इस तरह से वो मार्क्स इस चीज़ को बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं कि स्टेट, कैपिटलिज्म, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत एक दूसरे के लिए परपेचुएटिंग है, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए बनी हुई है। हेंस द कॉन्सेप्ट एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस में आपने जो बच्चों ने इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ा होगा उन्होंने पढ़ा होगा कलेक्टिव बार्गेनिंग। इंडिया में भी एक वाइस प्रेसिडेंट थे शायद हमारे वी गिरी जी, ही यूज्ड टू टॉक अबाउट दिस थिंग एज वेल कि वर्कर्स को क्या करना चाहिए जब वो कैपिटलिस्ट की गाड़ी आके रुकती है उस पॉइंट पे, उस चौक पे, उस राउंड अबाउट पे जहाँ पे सारे वर्कर्स होते हैं, और जब कैपिटलिस्ट बोलता है कि यार 100 रुपये दूंगा मैं आज लेबर के, तो सारे मना कर दो कि नहीं जी हम 500 रुपये से नीचे कोई नहीं काम कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। फिर इसको पता लगेगा कि नहीं ठीक है यार 500 रुपये तो अब रेट ही हो गया, अब क्या करूँ मैं, ठीक। तो इस तरह की कलेक्टिव बार्गेनिंग आप कर सकते हो। नॉनदलेस मार्क्स बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो क्रिएट किया गया ना कि यार फ्री कॉन्ट्रैक्ट है भाई, आप ना करो लेबर, ये ऑप्शन है नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। ये मार्क्स को वैसा लग रहा है जैसे इंडियन पेरेंट्स नहीं ऐसा आपको बच्चों को बोल देते हैं कि देखो आपकी शादी हम वही करेंगे जहां आप कहोगे, आपसे ऊपर होके थोड़ी कर देंगे, ठीक। लेकिन समथिंग जस्ट हैपन्स एंड देन इवेंचुअली वही डिसाइड करेंगे, तो वैसा वाला हो जाता है कि मिथ सा क्रिएट हो जाता है, ठीक। तो वर्कर्स हैव नो ऑप्शन बट टू सेल हिज लेबर पावर, तो ही मस्ट एंटर विद ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी ना किसी कैपिटलिस्ट के साथ तो उसको जाना ही पड़ेगा। अगर मेरे को सिर्फ लेबर ही आती है, द ओनली थिंग आई हैव इज कि मैं प्रॉपर्टीड क्लास में पैदा नहीं हुआ, मैं लेबर क्लास का बच्चा हूँ, मेरे पास इकलौती पावर है वो लेबर पावर है। तो मेरे पास मार्क्स बोलते हैं एक ही फ्रीडम है, वो क्या है? द फ्रीडम इज फ्रीडम टू चूज हिज एक्सप्लॉयटर। सर्व्स और स्लेव के पास बस ये ऑप्शन नहीं थी कि यार मैं इस क्या बोलते हैं जालिम इंसान के नीचे काम करूं कि मैं इस जालिम इंसान के नीचे काम करूं। हाँ, कैपिटलिज्म में आपके पास ये ऑप्शन है कि मैं इस जालिम इंसान के नीचे काम करूं या मैं उस जालिम इंसान के नीचे काम करूं, ठीक। ऐसा मार्क्स बोलते हैं, मैं एग्री नहीं करता हूं। तो ये आपको ऑफ कोर्स फ्रीडम है, बट डोंट से कि यार ये कोई फ्री कॉन्ट्रैक्ट है और वर्कर्स वॉलंटरली ऐड होते हैं, ये मिथ है। तो आई होप आपको आइडिया ऑफ सरप्लस वैल्यू भी समझ आया होगा कि दैट एक्स्ट्रा मनी जब आप वर्कर्स को पे कर देते हो और अपनी बेसिक चीज़ें पे करने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसे आपको मिलते हैं किसी चीज़ को मार्केट में जो उसकी वैल्यू लगती है उस पे, उसको मार्क्स सरप्लस वैल्यू बोल रहे हैं। और उसमें मार्क्स क्या बोल रहे हैं कि विद एज प्रोडक्शन बढ़ती रहती है सरप्लस वैल्यू बढ़ती रहती है, लेकिन वो सारी सरप्लस वैल्यू किसके पास जाती है? कैपिटलिस्ट के पास। और जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता जाता है वर्कर्स की नेगोशिएशन पावर भी कम होती जाती है, वर्कर्स जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं और इसी वजह से इनइक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एज आई डिस्कस इन द बिगिनिंग ऑफ टुडेज लेक्चर। नया कॉन्सेप्ट जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मार्क्स का है वो है हिज थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। तो भाई अब करना क्या है? समझ आ गया कि क्लासेस होती हैं, या आप अमीर होते हो या आप गरीब होते हो, और ये भी समझ आ गया कि हम गरीब हैं। ये भी समझ आ गया कि जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, इसमें तो हमारा कोई वे आउट नहीं है, बिकॉज सिस्टम इज डिजाइंड इन सच अ वे कि गरीब गरीब रहेगा और अमीर अमीर रहेगा। तो मार्क्स साहब अब करना क्या है, हम करें तो करें क्या? तो इसके लिए वो बोलते हैं चलो थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। मार्क्स की थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन भी बहुत लाजवाब है। इसमें मार्क्स बोलते हैं कि जो बेसिक कॉज ऑफ रेवोल्यूशन है, जो कभी भी रेवोल्यूशन आया है, वो क्या होता है? उनके हिसाब से द डिसजंक्शन दैट अराइजेज बिटवीन द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये आप बोलेंगे सर क्या, आप सिंपल बताएं क्या क्या मतलब है मार्क्स का? तो ये क्या बोल रहे हैं? ये बोलते हैं कि जब हमारी एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होती है, जैसे कि टेक्नोलॉजी वगैरह, ठीक, तो विद साइंटिफिक नॉलेज
ये ग्रो करती है। तो जैसे टेक्नोलॉजी के साथ में टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से, तो मान लो मैं तांगा चलाता हूँ, लेकिन अब ना गाड़ियाँ आ गई हैं। अब जब गाड़ियाँ आ गई हैं और मेरे को सिर्फ तांगा चलाना आता है, तो मैं तो अब ऑब्सोलीट हो गया। अब या तो मैं गाड़ियाँ चलाना सीखूं, नहीं तो फिर मैं क्या करूं, मैं धरने दूं कि यार ये राजीव गांधी गाड़ियाँ लेके आ रहा है मारुति, इसको भगाओ इंडिया से। सिमिलरली कंप्यूटर्स इंडिया में आते हैं और मेरे को तो सिर्फ फाइलों पे एंट्रीज करनी आती हैं। अब या तो मतलब एक प्रॉब्लम होगी ना प्रोडक्शन के तरीके से, कि अगर मान लो मैं कोई काम कर रहा हूँ, हालांकि ये तो सर्विस इंडस्ट्री की बात कर दी मैंने, पर आई होप यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट कि अब या तो मुझे कंप्यूटर के आने से जो मेरा एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है वो जो क्या है कि इसकी वजह से क्या होगा कि जो मेरा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है इट ग्रोज विद द साइंटिफिक नॉलेज एंड इट काइंड ऑफ गो आउट ऑफ स्टेप विद द एग्जिस्टिंग रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। की मेरे किसी काम का नहीं है, ना मुझे कंप्यूटर आ रहा है ना मेरे को उसको चलाना आ रहा है। अब या तो मैं फिर वही जैसे इंडिया में हुआ था कि राजीव गांधी को बोलो कंप्यूटर लेके आ रहा है इंडिया में, ये तो सब लोगों को बेरोजगार कर देगा। होता क्या है, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर उस सिस्टम को आगे चलाना पॉसिबल नहीं रह जाता। अ स्टेज इज रीच्ड वेयर द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन बिकम अ फैक्टर ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस इटसेल्फ। और इससे क्या होता है, फिर एक डिमांड शुरू होती है कि एक नई डिमांड शुरू होगी कि यार आप एक काम करें जी, ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है इससे ट्रांजिशन लाएं और एक न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए। इसमें मार्क्स एक बहुत ज़बरदस्त बात बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा ही तो हुआ है। पहले देखो आपके पास में मास्टर्स होते थे और स्लेव्स होते थे। आपने बोला यार ये गवर्न करेंगे, रूल करेंगे, बताएंगे क्या करना है, और ये जो स्लेव्स हैं इनसे बनवाओ आप शहर पूरे के पूरे, रोम पूरा इनसे बिल्ड करवा लो आप पूरी रियासत। स्लेव्स का एक सिस्टम था, इनका एक मास्टर्स का एक सिस्टम था। इसमें से एक न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन, इस तरह से प्रोडक्शन होती थी, एक न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन निकल के आया। क्यों? वो बोलते हैं कि इस स्लेव सोसाइटी के वूम्ब में से एक नया सिस्टम निकल के आया जिसको हम बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम। यहीं पर कुछ और लोग थे, कुछ एक और माइनॉरिटी थी जिनको लगता था कि यार ये तो बहुत बड़ी रियासत है और ये बड़े बड़े मास्टर्स हैं, लेकिन हम जो जागीरदार हैं जागीरदारी सिस्टम के हिसाब से चलना चाहिए। ऑफ कोर्स मतलब उसका ओरिजिन पे सेंचुरीज लगी हैं उसके एवोल्यूशन पे, पर आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि इससे एक फ्यूडल सिस्टम निकल के आया कि नहीं यार एक जागीरदारी सिस्टम होना चाहिए, और मैं हूँ और मेरे पास कुछ जो एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं सर्फ हैं और इनका भला भी मेरे भले के साथ में जुड़ा हुआ है, और चलो जी ये काम करने लगे। मार्क्स बोलते हैं कि इसी तरह से फिर एक टाइम ऐसा आया जब ये वाला जो सिस्टम है ये भी विद टेक्नोलॉजी, with time, with new inventions, with improvement and so on, क्या हुआ कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे जैसे ग्रो किए तो ये चीज़ भी ऑब्सोलीट हो गई, और इसके जगह पे एक नया इसके वूम से निकला न्यू सिस्टम जिसमें कैपिटलिस्ट है और वर्किंग क्लास है। तो इस तरह से ही जो है रेवोल्यूशन आता है, एक सिस्टम होता है और वो जो सिस्टम होता है वो अनसस्टेनेबल हो जाता है, और इस तरह से एक जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है, एक मोड ऑफ प्रोडक्शन है, उसके वूम से एक नया मोड ऑफ प्रोडक्शन एक रेवोल्यूशन के थ्रू नया सिस्टम आता है। कैपिटलिज्म में भी क्या हुआ कि एक कैपिटलिज्म क्या करता है, कॉन्स्टेंटली खुद को साइंटिफिक प्रोग्रेस पे बेस्ड है, कॉन्स्टेंटली खुद को रेवोल्यूशनाइज करता है, कॉन्स्टेंटली मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रेवोल्यूशनाइज होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे मशीन्स जो हैं वो लोगों को रिप्लेस करती जा रही हैं, और मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो वेरी ग्रेजुअली चेंज होता जा रहा है। इसमें मार्क्स एक बात बोलते हैं, मार्क्स बोलते हैं कि जो कैपिटलिज्म है ना, जो बुर्जुआ प्रोडक्शन ऑफ वे ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें क्या होगा कि ये खुद ही सेल्फ वो है कॉन्ट्राडिक्टरी इन द सेंस कि इट इज़ डिगिंग इट्स ओन ग्रेव। होगा क्या इसमें, ये बोलते हैं कि यार देखो यहाँ तक आज तक जो भी सिस्टम हुआ वहाँ पर रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें, बोलते हैं कि आज तक ऐसा हुआ है कि एक सिस्टम चल रहा है और कुछ माइनॉरिटी के लोग हैं उनको लगता है कि यार हमें यार अपनी माइनॉरिटी का ख्याल रखना है, और वो एक रेवोल्यूशन ले आते हैं। फॉर एग्जांपल स्लेव सोसाइटी में कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, सो माइनॉरिटी वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, एक फ्यूडल सिस्टम आ गया। हेयर जब फ्यूडल सिस्टम था, बड़ा बड़ा जागीरदारी का सिस्टम था, वहाँ पर कुछ इंडिविजुअल्स खड़े होते हैं, कुछ माइनॉरिटी होती है जिनको लगता है कि यार मेरे पास में तो ये साइंटिफिक आइडिया है और मेरे को तो ये कैपिटल भी मिल गया, थोड़े से बस एक जगह मिल गई, प्रॉपर्टी मिल गई, थोड़ा सा मुझे अब बस वर्कर्स मिल जाए और मैं प्रोडक्शन करनी शुरू कर दूंगा। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं
तो अगेन माइनॉरिटी ड्रिवन रेवोल्यूशन है कैपिटलिज्म, माइनॉरिटी वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। यहाँ पे माइनॉरिटी से मतलब है लोगों का, न्यूमेरिकल माइनॉरिटी। तो ये बोलते हैं कि अभी तक इस तरह के रेवोल्यूशन आए हैं। और डायलेक्टिक्स भी अगर आप यहाँ पे आए, होप कि आप मार्क्स का समझ पाए होंगे कि किस तरह से हिस्ट्री प्रोग्रेस की है, कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे कैसे शिफ्ट हुए हैं, मैटर प्रोडक्शन का कंट्रोल किसके पास रहा है, उस हिसाब से डायलेक्टिक्स आगे चलते रहे। बट मार्क्स के हिसाब से जो अब रेवोल्यूशन आएगा, जो प्रोलिटेरिया रेवोल्यूशन होगा, जिसमें वर्कर्स जो हैं वो कंट्रोल करेंगे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वो बहुत डिफरेंट होगा कंपेयर टू एनी अदर रेवोल्यूशन टू बी सीन इन द हिदरटू सोसाइटीज। और वो फाइनल भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ माइनॉरिटी रेवोल्यूशन लेके आ रही है फॉर द इन द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। यहाँ पर क्या होगा, जो सबसे बड़ी मेजॉरिटी है प्रोलिटेरिया, द लोएस्ट स्ट्रेटम ऑफ द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ये रेवोल्यूशन लेके आएगी। नाउ मार्क्स इसमें कोई वर्ड्स मीन्स किए बिना क्लियरली बोलते हैं कि द लोएस्ट जो स्ट्रेटम ऑफ द इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है, इट कैन नॉट स्टर, इट कैन नॉट रेज इटसेल्फ टू द पोजीशन ऑफ रूलिंग क्लास without the change of the complete wholesome change of the system। उसके लिए क्या करना है आपको, ये बोलते हैं कि जो मार्क्स और एंगल्स जो हैं, ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में दे ओपनली डिक्लेयर दैट देयर पर्पस ऑफ रेवोल्यूशन, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड शुड यूनाइट नाउ, और अपने पास उनको कंट्रोल लेके आना प्रोडक्शन का। They openly declare that their purpose of revolution can be achieved only by the forcible overthrow of the whole capitalist order। आपको वायलेंट रेवोल्यूशन लेके आना पड़ेगा भाई, तभी चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि वायलेंस इज द मिडवाइफ ऑफ द चेंज। और जब इमेंसिपेशन ऑफ वर्कर्स हो जाएंगी, अब वर्कर्स की ज़रूरतों से आज़ादी हो गई, उनके पास प्रोडक्शन का कंट्रोल है, इक्वालिटी हो गई है, और वर्कर्स ही सबसे बड़ी मेजॉरिटी हैं, और कैपिटलिस्ट के लिए भी ये बढ़िया है। अब वर्कर्स ही जब सबसे बड़ी मेजॉरिटी हैं तो क्या होगा, in the emancipation of the proletariat class lies the emancipation of the whole humanity। तो इस तरह से हुआ क्या, मास्टर थे, स्लेव्स थे, और ये जो चीज़ है, ये आइडिया टेनेबल नहीं रहा, बिकॉज जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो इवॉल्व करने शुरू हो गए और ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पे एक माइनॉरिटी है जो रेवोल्यूशन लेके आती है, और फिर आपके पास फ्यूडल लॉर्ड्स हो जाते हैं, यही माइनॉरिटी फ्यूडल लॉर्ड बन जाती है, एंड देन यू हैव सर्व्स। लेकिन उसके बाद साइंटिफिक डेवलपमेंट के बाद ये आइडिया भी टेनेबल नहीं रहा, या ये मोड ऑफ प्रोडक्शन भी टेनेबल नहीं रहा, और फिर आपके पास कैपिटलिस्ट आ जाते हैं और वर्कर्स आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल ही बुरा हाल हो जाता है, और ये बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज इट इज़ कॉन्स्टेंटली रेवोल्यूशनाइजिंग इटसेल्फ, और वर्कर जो हैं वो विद ईच पासिंग डे एक्सप्लॉइट होते जा रहे हैं। और इवेंचुअली क्या करना है, फिर इसका सोल्यूशन क्या है, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड शुड यूनाइट एंड फोर्सफुली overthrow the whole communist order। What do you mean by that? whole communist order को overthrow करने का मतलब क्या है? इसको overthrow करने का मतलब है कि अगर किसी भी सोसाइटी का बेस, मार्क्स ने प्रूव कर दिया कि इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं वही कंट्रोल कर रहे हैं, ये बेस है, और ये है इसके ऊपर सुपरस्ट्रक्चर में क्या हो गया, आपके रिलीजन, आपकी सिविल सोसाइटी, आपका एनजीओ, वो सिविल सोसाइटी में ही हो गया, आपका मीडिया, इवन आपकी सरकार, गवर्नमेंट, जो इकोनॉमी को कवर कर रहे हैं वही कवर कर रहे हैं मीडिया को, जो इकोनॉमी को कवर कर रहे हैं वही कर रहे हैं एनजीओ का, एंड सो ऑन। इसका आप इस तरह से एग्जांपल देखें कि कल अब मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक, लेकिन कल एक मीडिया चैनल, मतलब एक मीडिया के इंडिया के बहुत प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल की वेबसाइट पे एक पिक्चर थी, एयर व्यू लिया हुआ है, और बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े हैं, लेकिन वो इतने सारे भी नहीं है कि आपको लगेगा कि यार ये क्या ही हो गया। और उसकी हेडलाइन थी द बिगेस्ट कांग्रेस रैली सिंस 2013। जयपुर की, राजस्थान की पिक्चर थी ये। अब किसी पर्सन ने डिसाइड किया होगा कि हम टाइटल डालते हैं और ये एरियल फोटो डालते हैं। वो किसने डिसाइड किया होगा? जिसको लगा होगा कि यार मेरे को ये दिखाना है कि कांग्रेस रिवाइव कर रही है,
तभी आप ये वाली हेडलाइन डालोगे, तभी आप ऐसी वाली तस्वीर लोगे, क्योंकि जितनी उस फोटो में आप देखेंगे तस्वीर में भीड़ होगी वो इतनी है जितनी किसी भी आम जगह। इंडिया में इतना तो यार, अगर कोई थोड़ा सा वैसे आप गड्ढा खोदने लग जाए इंडिया में, इतने लोग तो वैसे ही इकट्ठे हो जाते हैं, क्या कर रहे हो करके, ठीक। तो द पॉइंट इज दिस, एंड लाइकवाइज ऐसा दूसरी पार्टी के लिए भी होता है, बीजेपी के लिए भी होगा। तो मीडिया कौन कंट्रोल कर रहा है? जो मान लो जिसके पास में, जो सरकार के पास है या फिर जिसके पास पैसे हैं। लेकिन अगर आप जिसके पास पैसे हैं तो वैसे ही मीडिया किसके कंट्रोल में होगा? इकोनॉमी के। जिसके पास पैसे, या सरकार की अगर हम बात करें, अगर कोई मीडिया को सरकार कंट्रोल कर रही है तो सरकार को कौन कंट्रोल कर रहा है? जिसके पास पैसे हैं। सरकार को चुनाव लड़ने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। जब 4 बिजनेस हाउसेस किसी भी स्टेट में अपनी फैक्ट्रीज को बंद कर देते हैं तो सीएम को पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि यार अब एक सेंटीमेंट, अब सिर्फ ऑपोजिशन को मीडिया मैनेज करना है कि गई इंडस्ट्री इस स्टेट से, यहाँ से जॉब्स जा रही हैं, ये तो जी हर इंडस्ट्री में 10% तो अपना मांग लेते हैं, 15% अपना मांग लेते हैं, इस तरह का सेंटीमेंट आपको क्रिएट करना है। सो मार्क्स के हिसाब से इकोनॉमी का कंट्रोल जो है, अब ऑफ कोर्स मार्क्स साहब ये सब नहीं, इस तरह से नहीं बोल रहे हैं, ठीक, लेकिन उनके हिसाब से जो क्लास इकोनॉमी को कंट्रोल करती है वही क्लास आपकी फिर मीडिया को भी कंट्रोल कर रही है, रिलीजन को भी कंट्रोल कर रही है। आपके रिलीजन्स क्या सिखा रहे हैं? आपके रिलीजन सिखा रहे हैं कि हाँ, आप यहाँ पर बस जो ये बड़े बड़े लोग हैं इनको मारना नहीं है, बड़े बड़े लोग जो बोल रहे हैं इनको मान लेना है। आप गरीब थे और आप गरीब ही मर गए क्योंकि आपके कर्म थे। लेकिन आपके चीफ मिनिस्टर साहब, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके को जो रूल कर रहे हैं वो अमीर हैं बहुत, और उन्होंने बहुत इंजॉय किया लाइफ में, और वो बिल्कुल मिसमैनेज करके रखी आपकी स्टेट। अगर आपकी स्टेट के सीएम साहब 2 बजे उठते हैं और 5 बजे उनकी पार्टी स्टार्ट हो जाती है तो वो उसके कर्म है। मार्क्स के हिसाब से आपको ऐसा सिखाया जा रहा है कि उनके कर्म है और आपके कर्म है, एंड देन इस तरह से अदर वर्ल्डली बातें आपको बताई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी बातें बताने में एक ऑर्डर सर्व हो रहा है, सबका, किसी एक जो रूलिंग माइनॉरिटी है उसका इंटरेस्ट सर्व हो रहा है। तो इसमें मार्क्स इसलिए बोलते हैं कि ये जो आपको दिखते हैं ना, जो आपको बचपन से आपको ऐसे एकदम अटेंशन में खड़ा कर दिया जाता है और ऐसे फीलिंग दी जाती है कि यार जीना मरना है सिर्फ इसके लिए, कुछ आइडियाज़ के लिए आपको बहुत पैशनेट फील करवा दिया जाता है। मार्क्स के हिसाब से हेल्यूसिनेट किया जा रहा है, ओपियम दी जा रही है, ताकि जो जैसा है वो वैसा रहे और जो रूलिंग एलीट है वो अपने हिसाब से कंट्रोल बना के रखे। रिलीजन, नेशनलिज्म, अब जैसे आप इसको देखें ना कि ऐसा थोड़ी है कि अमृतसर और लाहौर ये बीच में बॉर्डर आ जाता है, ठीक। ऐसा तो नहीं है ना कि 1947 के बाद कुछ ऐसा हो गया कि सारे अच्छे लोग यहाँ रह गए और सारे बुरे लोग यहाँ चले गए, या सारे अच्छे लोग यहाँ चले गए लेकिन सारे बुरे लोग यहाँ आ गए। ऐसा थोड़ी हो गया होगा। लेकिन एक ऑर्डर ने आपको समझाया है कि उधर भी ऐसे ही समझाया होगा, इधर भी ऐसे ही समझाया होगा कि एक ऑर्डर ने समझाया कि यार अब आपको ये सब करना है, ये सब करना है, और फिर इधर वाले बंदों से लड़ाई होगी तो बस फिर मर जाना और मार देना है। मार्क्स के हिसाब से वो बात अलग है कि यहाँ पर भी रूलिंग एलीट मज़े कर रही है, यहाँ पर भी रूलिंग एलीट मज़े कर रही है, यहाँ पर भी कॉमन मैन मरता रहेगा, यहाँ पर भी कॉमन मैन मरता रहेगा। लेकिन मार्क्स के हिसाब से इसलिए वो नेशनलिज्म को भी कुछ खास नहीं मानते हैं। हैंस हिज स्टेटमेंट की ये वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, वो ये नहीं बोल रहे कि कनाडा के वर्कर्स इकट्ठे हो जाओ, ठीक। तो उनको लगता है ये सब कुछ नहीं है। सिमिलरली रिलीजन को भी ऐसे ही मानते हैं। भगत सिंह, इफ़ यू रिमेंबर, हम उनको एथिस्ट की तरह देखते हैं, वो खुद ही अपने आप को एथिस्ट की तरह देखते थे। तो आई एम अज्यूमिंग कि लेनिन पढ़ रहे थे अपने लास्ट टाइम में, तो उन सब का भी यही रहा है कि यार ये सब बस हेलुसिनेशन है। तो इसलिए मार्क्स ऐसा मानते हैं। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ समझनी है, ये बस आप एक चीज़ याद रखना कि क्या सिर्फ ऐसा हो जाने से, क्लास की एग्जिस्टेंस होने से कि एक रूलिंग क्लास है और एक रूल्ड क्लास है, क्या सिर्फ एग्जिस्टेंस ऑफ 2 क्लासेस, या इसका बेटर टर्मिनोलॉजी अगर हम लिखें कि एक बुर्जुआ क्लास है या कैपिटलिस्ट क्लास है और एक वर्किंग क्लास है, क्या सिर्फ इसकी एग्जिस्टेंस से रेवोल्यूशन आ जाएगा? इस पे ऐसा माना जाता है कि नहीं, सिर्फ इसकी एग्जिस्टेंस से रेवोल्यूशन नहीं आएगा। तो फिर रेवोल्यूशन कैसे आएगा? तो अगेन जब हम बात करें मार्क्सिज्म की, तो मार्क्स बोल रहे हैं कि आप देखो ना, आपको रिड्यूस किस चीज़, एक ह्यूमन बीइंग को आपने क्या बना के रख दिया कैपिटलिस्ट सिस्टम में, एक मशीन।
वो मशीन है जिसका आप स्विच ऑन करते हो तो वो काम करना शुरू कर देती है, फिर उसके लंच टाइम पे एक बेल बजती है और उसका स्विच ऑफ हो जाता है, फिर एक बेल बजती है उसका दोबारा स्विच ऑन हो जाता है, फिर छुट्टी की बेल बजती है और फिर वो स्विच ऑफ हो जाता है और उसको बस वही करते रहना है फॉर दिस एंटायर लाइफ। तो उसके साथ में क्या हुआ है कि वो क्या बन के रह गया है, एक मशीन बन के रह गया है। अब कब वो मशीन बनना जो उसको व्हेन दिस पर्सन इज डिग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ अ मेयर ऑब्जेक्ट, अ कमोडिटी, अ मशीन, एक ऑब्जेक्ट है बंदा और कुछ वो सब्जेक्टिव एजेंट नहीं है, कोई एक्टिव एजेंट नहीं है, वो कब एक्टिव एजेंट बनेगा? जब उसको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो जाएगी, कॉन्शियसनेस आ जाएगी कि वो एक ऑब्जेक्ट बन के रह गया है, एक कमोडिटी बन के रह गया है। ओनली देन ही सीजेस टू बी अ कमोडिटी, then he ceases to be an object, then he becomes a subject, an active agent. So this is the revolutionary consciousness which is required. ठीक? So the understanding of the existing reality by the proletariat is a necessary condition for the possibility of a revolution. इसलिए आपने सुना होगा, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि यार हिंदुस्तान में लोगों को इस चीज़ की रियलाइजेशन ही नहीं है। जब या बहुत सारी सोसाइटीज़ में ऐसा बोला जाता है कि यार वहाँ पर इस चीज़ की रियलाइजेशन ही नहीं थी, अभी तो वहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी और वहाँ पर कोई ज़बरदस्ती मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन ले आया कि वो देखो 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 चलो 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 चलो। तो बिकॉज पीपल कुडंट आइडेंटिफाई विद इट, because people couldn't identify, hence the revolution could not take its shape the way it was intended to. ठीक? तो जब कैपिटलिज्म बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे होगा, इन इट्स लाइक क्लाइमैक्स फॉर्म होगा, तो जहाँ पे क्या होगा कि जो कैपिटलिस्ट हैं जो वो इस तरह से, आप एक रूलिंग क्लास बनी हुई है, एलिट बनी हुई है, एंड देन यू हैव द वर्किंग क्लास। जब ये हो जाएगा और फिर वर्कर्स को इस चीज़ की रियलाइजेशन हो जाएगी कि इस सिस्टम की जो इंटरनल डायनामिक्स जो हैं कैपिटलिज्म के, वो प्रोलेटेरिया जब उसको समझ जाएंगे, दैट विल अनेबल देम टू क्रिएट दिस रेवोल्यूशन विच विल सिग्नल द ट्रांजिशन फ्रॉम कैपिटलिज्म टू सोशलिज्म। तो मार्क्स के हिसाब से सबसे पहले आपके पास क्या था, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फिर आपके पास में ये स्लेव सोसाइटी आ गई, फिर आपके पास में ये फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ सोसाइटी आ गई, और इसका जो वो है जो कॉन्ट्राडिक्शन जो चल रही थी, इसका हाईएस्ट पीक आया कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। अब इसका ऑब्वियस सा नेचुरल लॉजिकल नेक्स्ट वन जो स्टेप बनता है, बिकॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स दैट दिस सिस्टम कैरीज, वो क्या है, सोशलिज्म। सोशलिज्म में क्या होगा वो हम देखते हैं। इनकी एक थ्योरी आती है जिसका नाम है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिया। तो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिया और इनका एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा बचा है, विजन ऑफ अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, ये दो चीज़ें हम कल करेंगे। कल 15-20 मिनट्स में दोनों टॉपिक्स हो जाएंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर न्यू थिंकर, वन ऑफ माय फेवरेट्स, एंटोनियो ग्राम्सी।